ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं गुरुग्राम में भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना, उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 1600 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 182 करोड़ 55 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रेड्डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रेड्डी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार जी। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर रेड्डी से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112341764 यानी 011 दिल्ली का कोड 23421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर रेड्डी, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण की जो स्थिति है काफी कंट्रोल में है और काफी कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है कि पहली वेव आई, सेकेंड वेव, थर्ड वेव और अब कहीं फोर्थ वेव ना आ जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? फिलहाल वो खतरा काफी कम है। और दूसरी बात यह है कि जब हम वेव की बात करते हैं जी, अक्सर हम सोचते हैं कि इन्फेक्शन का क्या संख्या बढ़ रहा है या नहीं, मगर अभी ये तो साबित हुआ है कि हालांकि इन्फेक्शन तो हो सकता है, जिन लोगों को वैक्सीन भी लग चुका है या जिनको पहले बीमारी हो चुकी है, उनमें गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है जी। अगर हम वेव को बस इसी नजरिया से देखें कि क्या ज्यादा लोग तीव्र बीमारी से पीड़ित होते हैं, क्या उनको हॉस्पिटल जाने वाला परिस्थिति आता है या उनको मौत का खतरा है, तो उस प्रकार का मेरे ख्याल से खतरा आने वाला नहीं है, क्योंकि काफी हद तक लोगों को वैक्सीन के जरिए और कुछ हद तक पुराने इन्फेक्शन के जरिए काफी हद तक इम्यूनिटी प्राप्त हो चुका है और उसका रक्षा रहेगा। आगे चल के कई महीनों के बाद में अगर एक नया वेरिएंट भी निकला, एक नया रूप निकला वायरस का, जिससे खतरा हो सकता है, तो तभी भी मेरे ख्याल से काफी रक्षा, अभी जो इम्यूनिटी प्राप्त हुआ है उसका रक्षा रहेगा। फिर ये तो कहना आसान है कि अगले 2-3 महीने में तो खतरा काफी कम है। आगे का हाल हमें देखना पड़ेगा कि नए वेरिएंट्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, मगर फिलहाल कोई गंभीर समस्या होने वाली बात तो मुझे लगता नहीं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रेड्डी, अगर हम देखें तो हमारे देश में जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, धीरे धीरे अभी हम 182 करोड़ 55 लाख पर हैं और बहुत जल्द हम 200 करोड़ वैक्सीनेशन डोज पर पहुंच जाएंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करना? ये तो बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है अभी तक कि वैक्सीन से तीव्र बीमारी से तो काफी हद तक रक्षा मिलती है। हाँ, वैक्सीन से इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल दूर नहीं होता, क्योंकि वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है अगर मास्क नहीं पहने और भीड़ भाड़ में शामिल हो
और उनमें से कोई व्यक्ति के इन्फेक्शन है तो वायरस हमारे शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। मगर अगर हमें वैक्सीन मिल चुका है पूरी तरह और वैक्सीनेशन हमें इस प्रकार का रक्षा प्रदान किया हुआ है कि वो वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद भी तीव्र बीमारी पैदा नहीं कर सकता, तो वो एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण फायदा है हमारे लिए कि वैक्सीन का वो सुरक्षा हमें मिलता ही रहेगा। अगर इन्फेक्शन अगर चालू भी है समुदाय में तो वैक्सीन का रक्षा तो हमें तो मिलेगा ही। जी। और डॉक्टर रेड्डी, आप पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये संस्था क्या करती है और किस तरीके से लोगों की मदद करती है। ये कोविड के ये जो हमारे उपद्रव आया है दुनिया भर में, उससे ये साफ पता चला है कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए हर एक मुल्क में और हमारे देश में भी। तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए जो सेवाएं चाहिए उनको लोगों को पहुंचाने के लिए और खास करके बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कुछ भी चलाना चाहिए उस प्रकार का स्वास्थ्य कार्यक्रम किस प्रकार का बनाने चाहिए, उनको किस प्रकार अमल करनी चाहिए। तो इसके लिए पब्लिक हेल्थ का कुछ एक्सपर्टीज चाहिए, उसका जो पब्लिक हेल्थ का जानकारी रखते हैं तो उनका ट्रेनिंग के लिए हम ये भारत देश में 6 जगह इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ कई लोगों का ट्रेनिंग होता है और वो लोग सरकारी क्षेत्र में भी काम करते हैं और निजी क्षेत्र में भी काम करते हैं ये बीमारी के रोकथाम के लिए और स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए लोगों का मदद करने के लिए। और रिसर्च के जरिए भी ये पता करते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार की बीमारियां ज्यादा फैल रहे हैं, उनका निदान कैसा करना चाहिए, उनको कैसा रोकना चाहिए और किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए, जिससे कि इस प्रकार की बीमारी ना हो या अगर हो भी तो बहुत ही कम मात्रा में हो। तो रक्षा के साधन भी हम लोग निकालते हैं और खास करके आजकल जो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार का टेक्नोलॉजी हम प्राइमरी केयर प्राथमिक क्षेत्र सेवाएं जो पहुंचाते हैं लोगों के पास, आशा, ऑक्सीजन नर्स, मिडवाइफ वगैरह, उनको किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का साधन दे के उनका कामकाज में हम ज्यादा मदद कर सकते हैं और उनका शक्ति बढ़ा सकते हैं ताकि वो लोग अच्छी तरह लोगों को एक तो बीमारी का रोकथाम के लिए काम करें या बीमारी का जल्द से जल्दी पहचान का काम करें और ताकि बीमारी आगे ना बढ़े। तो इस प्रकार के सारे जो काबिलियत है वो जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों में, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। जी। और डॉक्टर रेड्डी, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं और पहले कॉल लेते हैं हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी की बड़ौद से। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलता हूँ, आपका आशीर्वाद है, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, बूस्टर डोज हमें कब तक सुरक्षित रखेगी? क्या हमें इसके बाद भी और भी डोज लेनी पड़ेगी या नहीं? जी डॉक्टर रेड्डी, इस समय सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशनरी डोज लग रही है और ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों तक इसकी जो इम्यूनिटी है इससे बनी रहेगी शरीर में? ये तो लगता है जी कि कम से कम 6 महीने का तो उसका असर रहेगा और हो सकता है कि उससे ज्यादा भी असर हो सकता है,
खास करके हमारे देश में जो जिन वैक्सीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, वो जो यूरोप और अमेरिका में जो mRNA वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है उनसे ज्यादा अधिक शक्तिवान है। मतलब वहां पे 5 या 6 महीने के अंदर जी, उनका शक्ति कम हो जाती है, उनका असर कम हो जाती है। यहाँ पे कम से कम 6 महीने का तो असर है ही है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। और ये लगता है कि वो जो 6-8 महीने का जो रक्षा हमें जरूर मिलेगा, जी, उसके बाद में वायरस का प्रकोप भी कम हो जाएगा और खतरा भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है कि हमारा वैक्सीन का असर जो है केवल एंटीबॉडीज के रूप में भी नहीं, दूसरे जो हम टी सेल के कण मानते हैं उनके जरिए भी इम्यूनिटी प्राप्त होता है, वो हो सकता है कि और भी ज्यादा देर असर दें। हो सकता है कि 1 साल तक भी उसका असर हो। तो बस ये मान के चलिए कि कम से कम 6-8 महीने का तो रक्षा आपके पास जरूर है बूस्टर डोज का, और हो सकता है कि 1 साल का भी चल सकता है, और शायद उस समय तक वायरस का भी प्रकोप कम हो जाएगा। जी। और महाराष्ट्र का रुख करते हैं, ठाणे का, जहां से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। हेलो जी गुरुनाथ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी ये जो अपना जो WHO है सर, उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट और ये जो अपना ओमिक्रॉन B1 B2 और B2 के बारे में उन्होंने कहा है, और डेल्टा वेरिएंट उसका कुछ मिश्रण होके निकल सकता है नया वेरिएंट। तो सर उन्होंने ये भी कहा है कि ये दुनिया से जल्दी तो हटेगी नहीं ये बीमारी, जैसे अभी चाइना हांगकांग में ये कहीं भी, मतलब ये कहीं से भी शुरुआत हो सकती है इस वायरस की, नए वायरस की सर। तो डॉक्टर साहब का क्या इसमें कहना है? थैंक यू सर। जी देखिए, ये जो मिश्रम वाली वायरस का नाम उन्होंने रखा है डेल्टा क्रॉन, वो ज्यादा तक अभी तक फैला नहीं, मगर फैलने से भी शायद भारत के लिए उतना खतरा नहीं साबित होगा, इसलिए कि हमें तो डेल्टा का अनुभव तो हो चुका है पिछले साल काफी हद तक। काफी लोगों को डेल्टा से परिचय होने के वजह से, उसके कारण वो डेल्टा के खिलाफ इम्यूनिटी तो मिल चुका है जी। अभी ओमिक्रॉन का भी परिचय हमें हो चुका है, और ये भी पता चला है कि जो हमारे पास वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 2 वैक्सीन खास करके हमने इस्तेमाल किया है अभी तक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो दोनों का असर डेल्टा के खिलाफ भी है और ओमिक्रॉन के खिलाफ भी है। और काफी हद तक हाल ही में जो ओमिक्रॉन का वेव भी हमारे यहाँ चला, जो जनवरी में खास करके, उसमें भी हमें ये जो BA.2 वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन का ही है, एक तरीके का ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है, BA.2 सब लीनिएज कहते हैं, तो ज्यादातर वही पाया गया। कहने का यही मतलब है कि डेल्टा से भी हमारा परिचय हो चुका है, ओमिक्रॉन का BA.2 से भी हमारा परिचय हो चुका है, और हम जो वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोनों डेल्टा और ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार है। इसीलिए हमें कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। खास करके उन देशों में जहाँ पे ओमिक्रॉन अभी अभी चल रहा है, उसका वेव जो चल रहा है, उनके लिए थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि उनको इतना रक्षा मिल रहा नहीं है अभी तक, और उनके वैक्सीन का भी अगर असर कम हो रहा है 4-5 महीने में, शायद उनको थोड़ा सा खतरा है, और भारत के लिए उतना ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। जी। और दिल्ली से सुरेंद्र सिंह रावत जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी सुरेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सिद्धार्थ सिंह जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं 50+ हूँ, 50 वर्ष से ऊपर हूँ, और मैंने दोनों ही डोज जो है, दोनों ही खुराक जो है मुझे प्राप्त हो चुकी है, और 9 महीने लगभग पूरे होने वाले हैं, दोनों ही खुराक लिए हुए, दोनों ही डोज लिए हुए। तो क्या मैं प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए एप्लीकेबल हूँ, उसके उपयुक्त हूँ मैं?
पात्र हूँ मैं वो क्या प्रिकॉशनरी डोज लेने का? इसके बारे में जानकारी दे पूछते। अभी तो सरकार का पॉलिसी यही रहा है कि 60 साल के ऊपर प्रिकॉशनरी डोसेस दे रहे हैं जी। शायद सरकार दूसरों को भी प्रिकॉशनरी डोसेस देने का वो हो सकता है कि निर्णय ले लें, मगर अभी तक तो अभी पॉलिसी जो है वो 60 साल के ऊपर का ही है प्रिकॉशनरी डोसेस का। मगर हो सकता है कि सरकार ये दोबारा इसके बारे में निर्णय ले लें कि दूसरों को भी प्रिकॉशनरी डोसेस देने का। इसके बारे में मेरे ख्याल से चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी प्रिकॉशनरी डोज अवेलेबल होगी। और डॉक्टर रेड्डी, अगर हम देखें तो आपका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हार्ट अटैक है वो एक ऐसी बड़ी समस्या है और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से वो पेशेंट को या तो देर में अस्पताल में ले जाते हैं या सिम्टम्स नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनों को खोना होता है। तो इसका क्या कारण है? सिम्टम्स क्या हैं? कब हम समझें कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया है और इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये कोविड के समय में भी उस बीमारी में भी कभी कभी हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है जी। इसलिए हार्ट अटैक के बारे में समझना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि देखा गया कि भारत देश में खास करके कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा है। तो इसके लक्षण है कि एक तो बीच छाती में दर्द जी, या एकदम दबाव जी, या जकड़न जैसा महसूस करना, जैसा कि कोई भारी वजन जैसा भी हमारे छाती को दबा रहा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारे छाती के लेफ्ट साइड पे जी, बाएं साइड पे ही दर्द होगा हार्ट के वजह से। ऐसी बात नहीं। आमतौर से ज्यादातर दर्द या भारीपन या जकड़न सी जो होती है जी, वो बीच छाती में होती है और कभी कभी बाजू में फैलता है, खास करके लेफ्ट साइड पे, और कभी कभी राइट साइड पे, दाएं पे भी जा सकता है, मगर खास करके बाहें बाजू में ये भारीपन महसूस होता है या दर्द महसूस होता है जी। या कभी कभी हमारे जो जबड़े में है, मतलब जो जॉ में है, वहां पे भी दर्द हो सकता है या गले में बीच में जकड़न जैसा भी लग सकता है, चोकिंग सेंसेशन हो सकता है जी। और सांस में एकदम रुकावट होने की या सांस में तकलीफ होने का भी लक्षण हो सकता है। कुछ लोगों को अगर हार्ट अटैक काफी जोर से पड़ रहा है तो पसीना काफी छूटता है और लगता है कि एकदम दिल में सिंकिंग जैसा लगता है कि एकदम दिल रुकने वाला है जी। वो उस प्रकार का भी अनुभव होता है, उनको महसूस होता है। और सांस का फूलना भी अक्सर होता है उसके साथ, छाती में जकड़न के साथ साथ। तो ये सारे लक्षण है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए और हार्ट अटैक का लक्षण अगर जल्द से पता हो जाए तो एक तो जल्द ही एस्पिरिन की एक गोली चबा के ले लें, तो उससे भी दिल के खून के नालियों में जो खून गाढ़ा जम जाता है जिसके वजह से खून का प्रसार रुक जाता है। तो वो गाढ़ा खून जो ब्लड क्लॉट कहते हैं हम, वो गल जाता है और खून का नाली खुलने का भी हमें फायदा हो सकता है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है। जी। और अगर इस प्रकार का तकलीफ महसूस हो तो जल्द से जल्दी डॉक्टर के संपर्क करके वहां पे ईसीजी करते हैं, तो ईसीजी में लक्षण नजर आते हैं हार्ट अटैक के और तुरंत इलाज मिल सकता है। ये एस्पिरिन के अलावा कुछ दवाइयां हैं जो खून के नाली में जो गाढ़ा खून जमा हुआ है उसको डिसॉल्व करने के लिए, वो क्लॉट को हटाने के लिए कुछ दवाइयां भी दे सकते हैं,
या कभी कभी तार डाल के एंजियोप्लास्टी के जरिए भी वो क्लॉट को हम निकाल सकते हैं। इसका यही महत्व है कि अगर हम जल्द से जल्दी इसका हमें इलाज करा सकते हैं 4 घंटे या 6 घंटे के अंदर, जी, दिल का दौरा काफी हद तक हट जाता है। मतलब दिल के ऊपर जो जख्म हो सकता है, दिल कमजोर हो सकता है, वो खतरा काफी कम हो जाएगा। इसी को हम गोल्डन आवर कहते हैं। मतलब 3-4 घंटे के अंदर आप चले जाएं अस्पताल में और इस प्रकार का इलाज करा लें तो हार्ट काफी बच सकता है। मगर ये भी याद रख लीजिए, अगर आपके पास एस्पिरिन की गोली है, घर में रखते हैं, तो इस प्रकार का दर्द महसूस करते हैं तो तुरंत वो एस्पिरिन का गोली चबा के ले लीजिए। उससे भी वो नाली खुलने का काफी फायदा तुरंत हो सकता है। जी बिल्कुल। और इस बीच कर्नाटक में बैंगलोर का रुख करते हैं, बात करते हैं मेधा जी से। हेलो मेधा जी, नमस्कार। हेलो जी मेधा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी दोनों को मेरा नमस्कार। जी मेधा जी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आज की डेट में हमारे देश में जो हार्ट अटैक है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या। डॉक्टर रेड्डी का कार्डियोलॉजी में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो ये हुआ कि उनसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। बताइए क्या जानना चाहती हैं? ओके, लास्ट ईयर 4 मार्च को मैंने पहला डोज लिया था कोरोना का, कोविशील्ड। उसके बाद अप्रैल में मुझे कोरोना हो गया, क्वाइट बैड था। 1 महीने के बाद मैं ठीक हो गई। फिर जुलाई में मैंने दूसरा डोज ले लिया और अगस्त में मुझे वेरिकोज वेन्स हो गए। अब मुझे लगा वो ऑर्थो का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऑर्थोपेडिक के पास गई। उन्होंने बताया कि वो सर्जन को दिखाना है, वो वेरिकोज वेन्स है। तो डॉपलर टेस्ट किया तो उसने मालूम पड़ा कि दोनों लेग्स को वेरिकोज वेन्स है। तब से मैं स्टॉकिंग्स पहन रही हूँ अबव द नी। अभी ये कोरोना की वजह से हो गया है क्या मुझे? जी डॉक्टर रेड्डी। जी नहीं, वेरिकोज वेन्स कईयों में हो जाते हैं, मगर कोरोना के वजह से जो वेन्स में प्रॉब्लम हो जाता है वो खून गाढ़ा होके वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है। मतलब वेन्स में खून गाढ़ा होके वो वेन्स बंद हो जाते हैं और कभी कभी वो गाढ़ा हुआ खून जो क्लॉट्स है वेन्स में से निकल के फेफड़े में पहुंच सकते हैं। उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। वो बहुत खतरे वाली बात है। मगर वेरिकोज वेन्स होने का कारण अलग है। वो वेन्स में ही कमजोरी के वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं। उसमें कोरोना के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। जी डॉक्टर रेड्डी, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। और हम कार्डियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, हार्ट अटैक की बात चल रही थी, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी बीच में कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अस्पताल में अपने रूटीन चेकअप्स के लिए नहीं जा पा रहे थे, तो इज दिस द राइट टाइम टू गो टू योर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड? जी, ये बिल्कुल आवश्यक है। एक तो जैसा आप ही ने कहा कि भारत देश में दिल का बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, काफी युवा लोगों में भी हम हार्ट अटैक देख रहे हैं, तो इसलिए चेकअप कराना बिल्कुल आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि कोविड का भी असर दिल के ऊपर पड़ रहा है, और उसको लॉन्ग कोविड में भी हम देख रहे हैं कि कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद भी ये दिल के ऊपर असर है। एक तो हार्ट अटैक का खतरा है, दूसरा हार्ट मसल कमजोर हो जाता है, मायोकार्डाइटिस कहते हैं, उसमें हार्ट मसल का इन्फ्लेमेशन होके हार्ट मसल कमजोर हो जाता है। और तीसरा यह है कि कभी कभी दिल का चाल में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब एक है कि दिल बहुत तेज धड़कने लगता है जब लोग खड़े हो जाते हैं, खास करके जब खड़े हो जाते हैं, उसको पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया सिंड्रोम कहते हैं। दिल जो आमतौर से जो गति से चलती है उससे बहुत तेज दौड़ता है। वो भी लॉन्ग कोविड का एक लक्षण है। और दूसरी बात है कि ये जो आपने और अभी चर्चा हुई कि ये खून के नालियों में भी खून गाढ़ा होके जब जम जाता है, दिल के खून के नालियों में भी और वीन्स में भी, और वीन्स से वो खून जो गाढ़ा हुआ है
वो अगर फेफड़ों में पहुंच गया वो भी खतरे वाली बात होती है। तो ये सारी चीजें हैं कोविड के वजह से भी, और कोविड के अलावा भी अगर, क्योंकि भारत देश में दिल का बीमारी का जो हमें मैंने खतरा है वो कुछ बढ़ रहा है अभी, और ज्यादा मात्रा में हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए भी चेकअप कराना बेहतर होगा। जी बिल्कुल। और गाजियाबाद से सुभाष जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से, उनका सवाल ले लेते हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी सुभाष जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे दिल का दौरा पड़ता है, क्या उसी तरह के हॉस्पिटल में ले जाना होता है या फिर कोई नॉर्मल कंडीशन का जो हॉस्पिटल होता है या नर्सिंग होम उसमें भी एडमिट किया जा सकता है? जी डॉक्टर रेड्डी। देखिए, सबसे बेहतर है कि कोई अच्छे हॉस्पिटल नजदीक में हो तो चले जाएं। जैसा मैंने कहा, घर में भी आप एस्पिरिन ले सकते हैं और तुरंत जा सकते हैं हॉस्पिटल में। मगर हॉस्पिटल में जाने का फायदा ये है कि अगर हार्ट अटैक के कुछ ही घंटों के अंदर पहचान हो कि ये हार्ट अटैक है, तो तब ये खून जो गाढ़ा जम गया है खून के नाली में, दिल वाले खून के नाली में, उसको डिसॉल्व करने के लिए तो वो जो दवाई दी जाती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए कहते हैं, आमतौर पर स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। वो क्लॉट अगर डिसॉल्व हो जाता है तो आपका हार्ट के ऊपर जो असर पड़ने वाला है खून का प्रसार कम होने का, वो बुरा असर का नहीं होगा और खून हार्ट बच जाएगा, हार्ट का मसल बच जाएगा, हार्ट अटैक घातक नहीं होगा। और कुछ और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी भी किया जा सकता है, मतलब दिल के अंदर वो खून के नाली के अंदर तार डाल के वो जो क्लॉट है उसको हटा के और जो खून का नाली बंद हो रहा है उसको फिर डायलेट करके वहाँ पे स्टेंटिंग करते हैं। और वो अगर हम कर दें, दिल के हार्ट अटैक के कुछ ही घंटों के अंदर हार्ट मसल बच सकता है, हार्ट में जख्म बहुत ही कम होगा उस परिस्थिति में। तो बेहतर है कि आप अच्छा हॉस्पिटल के पास चला जा सकते हैं जल्द से जल्दी, तो वही अच्छी बात होगी। कम से कम वो क्लॉट जो डिसॉल्व करने वाली दवाई अगर मिल जाए वो उससे भी फायदा होगा, नहीं तो अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं वो तो और भी अच्छा होगा। मगर इस प्रकार से हार्ट अटैक का खतरा जो हार्ट मसल को डैमेज करने वाली बात होती है और उसके बाद में हार्ट बहुत कमजोर होकर हार्ट फेलियर वाली बात जो होती है, वो सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, और जो हमारे लिसनर्स आज हमें कॉल नहीं कर सके हैं वो हमें कल रात में 9:30 बजे दोबारा फोन कर सकते हैं एक नए एक्सपर्ट के साथ। और डॉक्टर रेड्डी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया और खास तौर से ये भी बताया कि वो अपने दिल को, अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपको भी धन्यवाद जी, और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आपसे ये कहेंगे कि डॉक्टर रेड्डी ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे भी अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे गुरुग्राम में भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।